बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे थे, जो कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का है। इसमें हमने 2/2 जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं उसके रिलेटेड हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स को, और उसके साथ साथ हम सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मेशन और स्क्यू हार्मेशन और इसके अलावा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, या तो उसका ऑर्डर 3 होगा या 3 से ग्रेटर होगा, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई भी 3/3 मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है तो उसके माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Mij से। माइनर, फ़र्ज़ करें जी हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको मैं लिख लेता हूँ, डेट इज़ इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3। अब हमें इसका माइनर फाइंड करना है। माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Mij से। I रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड J रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स। हम क्या करते हैं, हम उसकी ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज ये हमारे पास ith रो है एंड ये हमारे पास jth कॉलम है। इसको हम डिलीट कर देंगे और जो बाकी बचेगा उसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। बाकी क्या बच रहा है, A22, A23, A32, A33, इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Mij, जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो माइनर आ जाएगा। क्लियर है? इसको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन देखें, फॉर A इक्वल्स टू 1 3 5 2 1 4 4 2 1, फाइंड M32। M32 का मतलब है थर्ड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर हमें फाइंड करना है। हर एलिमेंट का अलग अलग माइनर होता है, तो जिसका भी माइनर कहा जाए वो वाली रो और वो वाला कॉलम डिलीट होने के बाद जो बाकी बचेगा उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। ऑप्शंस आर अल्फा ऑप्शन 6, बीटा ऑप्शन -1, चार्ली ऑप्शन -6 एंड डेल्टा ऑप्शन है 4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें फाइंड क्या करना है, M32 फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास M32 वाला एलिमेंट है, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम ये हम डिलीट कर देंगे। बाकी बचा 1 5 2 4, इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब डिटर्मिनेंट लेना हमारे लिए बहुत इजी है, 2/2 का है, तो 4 1 ज़ा 4 -5 2 ज़ा 10, तो क्या होगा, -6 हमारा आंसर आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू चार्ली ऑप्शन। ये हमारे पास क्या है, -6 है। बिल्कुल इजीली आप माइनर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है कोफैक्टर। माइनर के बाद आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर को अगर हमें फाइंड करना है, हम उसको Aij से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एलिमेंट का कोफैक्टर होता है, ये इक्वल होता है -1 I प्लस जे, -1 की पावर I प्लस जे, जो भी हमें I और j दिया गया होगा, इंटू Mij। उसी एलिमेंट के माइनर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनर फाइंड करना हमने सीख लिया है, सिर्फ हमने करना क्या है, जैसा कि यहाँ पे अगर हमें A32 फाइंड करने को कहा जाता है तो यहाँ पे -1 पावर 3 प्लस 2, तो -1 से हम इसको मज़ीद मल्टीप्लाई कर देते तो 6 इसी एलिमेंट का कोफैक्टर आ जाता। क्लियर है? इसका क्वेश्चन देखें, इफ A इक्वल्स टू CAE FI minus Q HGP,
ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, देन Q इंटू A12 इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन QFP माइनस Q स्क्वायर H, बीटा ऑप्शन Q स्क्वायर H माइनस QFP, चार्ली ऑप्शन माइनस Q स्क्वायर H माइनस QFP एंड डेल्टा ऑप्शन है Q स्क्वायर FE। अब हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, कौन सा? A12, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये हमारे पास कोफैक्टर है जो हमने फाइंड करना है, जो कि क्या है? ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, तो हम इसको लिखेंगे A12 इक्वल्स टू -1 पावर 1 + 2 M12। ये रो और ये कॉलम हम ख़त्म कर देंगे तो पीछे बचेगा F माइनस QHP। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये -1 एज इट इज़ रहेगा और इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? FP माइनस माइनस प्लस हो जाएगा QH, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? Q से मल्टीप्लाई करना है, तो Q इंटू A12 डेट इज इक्वल्स टू माइनस Q, ये मैं माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, FP माइनस हो जाएगा Q स्क्वायर H। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी? ये भी हमारे पास माइनस हो गया है और ये भी हमारे पास माइनस हो गया है, तो माइनस Q स्क्वायर H माइनस QFP, चार्ली इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से आपको कोई भी नंबर दिया गया था, यहाँ पे हमारे पास नंबर फॉर्म में दिए गए होते हैं, तो आप उनके कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। अगर हमें कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m/n, इसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13 अप टू सोन A1n, A21, A22, A23, A2n and up to soon AM1, AM2, AM3, AMN। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ये हमारे पास m/n ऑर्डर का हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स दिया गया है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, बहुत इजी है। अब यहाँ पे इन जनरल मैंने इसलिए लिखा है कि ऑर्डर कोई भी हो, 3/3 हो, 4/4 हो, 5/5 हो, 6/6 हो, 7/7 हो, जो मर्जी ऑर्डर हमें दिया गया हो, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम, हमने क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को, फर्ज करें जी मैं फर्स्ट रो ले लेता हूँ, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है A11, इसको अपने ही कोफैक्टर के साथ, कोफैक्टर फाइंड करना हम सीख चुके हैं, कैपिटल A11 प्लस फिर A12, कैपिटल A12 प्लस A13, कैपिटल A13 प्लस अप टू सोन A1n, कैपिटल A1n। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के हर एलिमेंट को अपने ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाता है। अब यहाँ पे हम जो एफएससी में पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में मैट्रिक में, हम 3/3 का, वो हमारे लिए सबसे आसान है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हमने बार बार की हुई है। हम उसी को फॉलो करेंगे। 3/3 आ जाता है, 4/4 आ जाता है, फर्स्ट रो से आपको सॉल्व करना आता है, आपने उसकी प्रैक्टिस की हुई है एक्चुअली ये भी वही, लेकिन ये आपने प्रैक्टिस नहीं की, हो सकता है आपको लगता हो कि ये मुश्किल है, वही चीज़ है, सेम टू सेम है। सिर्फ जहाँ पे आप समझते हैं कि देखें जी पहले वाला फर्स्ट एलिमेंट, फिर वो रो और वो कॉलम छोड़ देना है, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, वो कोफैक्टर ही फाइंड कर रहे होते हैं। और सेकेंड वाले के साथ माइनस का साइन, तो ये इसी वजह से होता है कि -1 की पावर क्या हो रहा है, 1 + 2 हो रहा है, तो वो माइनस का साइन लगता है। एक्चुअली ये वही सीन है, लेकिन क्योंकि वो हमारे लिए प्रैक्टिस किया हुआ है, बार बार हमने उसको प्रैक्टिस किया हुआ है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। कई दफ़ा इस तरह से हम
ज़्यादा देर से सॉल्व करते हैं उस तरह से हम ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। जो आपको इजी लगे आप उस तरीके को अपना लें। क्लियर है? क्वेश्चन देखें जी। A इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। देन -A12 M12 प्लस A22 M22 माइनस A32 M32 इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन, A इनवर्स, बीटा ऑप्शन, A डिटर्मिनेंट, चार्ली ऑप्शन, A ट्रांसपोज एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जी स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वही चीज़ है। सिंपल क्या है, आपको सेकंड रो से, ये हमारे पास जो सेकंड कॉलम दिया गया है A12, A22, A32, उससे वो आपको डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। अब क्योंकि कोफैक्टर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका कोफैक्टर के साथ कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव का साइन आएगा, तो वही उसने यहाँ पे पहले लगा दिया है। इसके साथ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव लग गया। इसके कोफैक्टर की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, इसलिए उसने नेगेटिव साइन लगाया है और साथ उसका माइनर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो एक्चुअली ये वही चीज़ है। तो ये किसके इक्वल है? ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है। सो आवर आंसर इज बीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें जी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। नंबर 1, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल है ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के। नंबर 2, इंटरचेंजिंग टू रोज और टू कॉलम्स। अगर हम कोई सी दो रो या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे? एक माइनस का साइन डिटर्मिनेंट से बाहर लगा देंगे। कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट के बाहर माइनस का साइन लगाएंगे। नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स। अगर कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स सेम हैं तो क्या होगा? देन ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। अगर कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम सेम हैं तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, एंटायर रो और कॉलम आर 0। अगर सारी की सारी रो या सारे का सारा कॉलम 0 हो जाता है तो भी ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, के ए होल का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू के पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट इफ ऑर्डर ऑफ ए इज n। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो कोई भी एक कांस्टेंट अगर उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उस कांस्टेंट को बाहर निकालने के लिए उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो उस कांस्टेंट की पावर बन जाएगी, क्योंकि हमें हर रो या हर कॉलम में से उसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो जितनी रोज़ या जितने कॉलम होंगे, रोज़ या मैंने कहा है एंड नहीं कहा, जितनी रोज़ या जितने कॉलम होंगे उतनी उसकी पावर बन जाएगी। अगर वो 3/3 का मैट्रिक्स है तो k पावर 3 हो जाएगा। अगर वो 4/4 का मैट्रिक्स है तो k पावर 4 हो जाएगा। एंड इसी तरह से बाकी चलेगा। नेक्स्ट है जी 6 प्रॉपर्टी,
ए बी होल डिटर्मिनेंट इक्वल है ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट के, that is equals to b determinant into a determinant and that is equals to b a whole determinant. Next सेवन्थ प्रॉपर्टी है a इनवर्स होल का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट, a इनवर्स होल का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट. एट्थ प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू किसके होगा 1 के. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा. नाइन्थ प्रॉपर्टी है a पावर n, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हम डिटर्मिनेंट लेने के बाद भी पावर ले सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि पहले हम पावर लें और फिर उसका डिटर्मिनेंट लें, हम ये भी कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट लेके उसकी पावर ले लें. नेक्स्ट है जी टेंथ प्रॉपर्टी, टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल होगा 0 के. अगर हमें जो भी मैट्रिक्स दिया गया है अगर उसकी टर्म्स आपस में एपी बना रही हैं तो हम क्या कहेंगे उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0. और अगर वो जीपी बना रही हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रही हैं तो भी उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0. एपी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, हर रो का अलग अलग एपी हो सकता है. यानी कि फर्स्ट करें फर्स्ट रो में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 2 है, सेकंड में 3 आ रहा है, नेक्स्ट वाले में 7 आ रहा है, कोई इशू नहीं है, आंसर 0 ही होगा. लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन रेशियो है वो हर रो की सेम होनी चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए. अगर वो चेंज होगा तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 11th प्रॉपर्टी, A 0 0 0 B 0 0 0 C. आप इसको स्केलर मैट्रिक्स कह लें, आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह लें, आप इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह लें. अगर इस तरह से हमें मैट्रिक्स दिया गया होता है तो जस्ट हम उसके मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. वो अपर ट्रायंगुलर है, वो लोअर ट्रायंगुलर है. अब मैंने कितने नाम गिनवाए, डायगोनल मैट्रिक्स तब भी यही काम करना है, स्केलर मैट्रिक्स तब भी यही काम करना है, अपर ट्रायंगुलर तब भी यही काम करना है, लोअर ट्रायंगुलर तब भी यही काम करना है. आपने जस्ट क्या करना है उसके मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है. ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. अब हम इनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं. आइए जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखें. प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड हम क्वेश्चन करने लगे हैं. 1a b प्लस सी 1b c प्लस a 1c a प्लस b इक्वल्स टू व्हाट. मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते जाएं, जो जो आपसे सॉल्व हो जाए वेल एंड गुड, बाकी हम इसको डिस्कस करेंगे. c माइनस a बीटा ऑप्शन है, a प्लस b प्लस c एंड चार्ली ऑप्शन है 0, डेल्टा ऑप्शन है a b c. नेक्स्ट है जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 इक्वल्स टू व्हाट. अल्फा ऑप्शन 0, बीटा ऑप्शन ओमेगा, चार्ली ऑप्शन है ओमेगा स्क्वायर एंड डेल्टा ऑप्शन है 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order 4 such that k a whole determinant equals to -32, then a determinant equals to what if k equals to 2.
अल्फ़ा ऑप्शन है 2, बीटा ऑप्शन है -2, चार्ली ऑप्शन है -16 एंड डेल्टा ऑप्शन है -32। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 3 - x 2 3 0 x 0 0 0 x होल का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, देन इट्स रूट्स आर अल्फ़ा ऑप्शन 1, बीटा ऑप्शन 0, चार्ली ऑप्शन है 0 1 एंड डेल्टा ऑप्शन है 0 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 4 0 0 2 x + 7 0 1 6 12 is equals to 0, then x equals to what? Alpha option 1, beta option 6, चार्ली ऑप्शन -7 एंड डेल्टा ऑप्शन है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका डिटर्मिनेंट आपसे पूछा गया है अल्फ़ा ऑप्शन 1, बीटा ऑप्शन 2, चार्ली ऑप्शन 21 एंड डेल्टा ऑप्शन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इफ़ A and B are matrices of order 6 and A square B square होल का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 144 एंड A B square whole determinant is equals to 72, then A determinant is equals to what? Alpha option 2, beta option -2, Charlie option -16 and delta option -32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें if A equals to 102 0 2 1 1 minus 1 1, then A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन 0, बीटा ऑप्शन -1, चार्ली ऑप्शन 1 एंड डेल्टा ऑप्शन है -2। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 0 0 2 cos x sin x 3 sin x cos x होल का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन 1, बीटा ऑप्शन 0, चार्ली ऑप्शन cos 2x एंड डेल्टा ऑप्शन है sin 2x। स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, इनको अब हम सॉल्व करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1AB + C, अगर मैं सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड कर लूँ तो आंसर क्या बनेगा? C1 और C3 को मैं ऐड कर C2 और C3 को मैं ऐड कर रहा हूँ, यह आ जाएगा 1 1 1 A + B + C, A + B + C, A + B + C, ये एज इट इज़ रहेगा B + C, C + A, A + B, ये एज इट इज़ रहेंगे। अब सेकंड कॉलम में से A + B + C अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा 1 1 1,
तो क्या हुआ, दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए, और अगर कोई से दो कॉलम्स आइडेंटिकल हों या कोई सी दो रोज आइडेंटिकल हों तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों कॉलम्स को अगर हम ऐड कर दें तो ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि कॉलम 1 में आ जाएगा। और हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, 0 होता है। तो पूरे का पूरा कॉलम 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा एज इट इज़, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, 1 एज इट इज़। इसको जब हम ऐड करेंगे तो यही आएगा। फिर ओमेगा एज इट इज़, 1 एज इट इज़। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो पूरे का पूरा कॉलम 0 हो जाएगा। और अगर कोई सी रो या कोई सा कॉलम सारे का सारा 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आता है, वो 0 के इक्वल आता है। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 सच दैट के इंटू ए इज इक्वल्स टू -32, के इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -32, तो के का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारे पास 4 है, तो जो के का पावर है वो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा, के पावर 4 इंटू ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -32। के की वैल्यू उसने हमें दी है 2 पावर 4 इंटू ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -32। के पावर 2 पावर 4 कितना होता है, 16 इंटू ए डिटर्मिनेंट -32, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 16 डिवाइड होगा तो क्या आएगा, -2। सो बीटा इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, इफ़ आपको ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया गया है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या कहा है कि आप मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें, 3 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू किसके है, 0 के है। तो अगर आपको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया गया है तो आपने क्या करना है, जस्ट मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, या हम ये भी कह सकते हैं जी 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ रही हैं, एक 0 आ रही है और एक 3 आ रही है। सो आंसर इज डेल्टा। और आप इसको बैक सॉल्व भी कर सकते हैं, इसमें 0 पुट करके चेक करें, 0 0 0, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा इसका डिटर्मिनेंट। इसी तरह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा। 3 को पुट किया, 3 माइनस 3 0, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो अगेन आंसर क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तो इसके दो फैक्टर हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, 0 और 3। इसको आप बैक सॉल्व भी कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट भी यही है। अब हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा जी 48 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व कर लें या आप इसको बैक सॉल्व कर लें। अब देखें यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं, बल्कि यहाँ पे भी हम इसको चेक कर सकते हैं। 1 पुट करके देखें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं आता। 6 पुट करके देखें, x की जगह पे डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता। 12 पुट -7 पुट करें तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। तो ये हमारे पास 48 इधर आके 0 हो जाएगा, x इक्वल्स टू -7, यहाँ से भी हमारे पास आंसर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास एक AP बना रहा है। और मैंने अभी आपको बताया था, अगर हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया हो और उसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना हो तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 6 एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको गिवन दिया गया है 144, ए बी होल स्क्वायर आपको गिवन दिया गया है 72। लेट्स सपोज जी मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, यह आ जाएगा जी ए बी स्क्वायर होल का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाय 72। लेफ्ट हैंड साइड से मैंने लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड किया और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को। इसको मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी है डेट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग अलग डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, एंड डेट इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। 72 2 144 होता है। यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है कि ये स्क्वायर डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये इस पावर से एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, जो कि क्या है, अल्फा आंसर है।
नेक्स्ट है जी ए, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है 1/a के डिटर्मिनेंट के। तो यहाँ से हम डायरेक्टली ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, वही मेथड जो हम एफएससी में बार बार करके आए हैं। 1 इंटू रो कॉलम 2 + 1 3 आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर +2 इंटू रो कॉलम 0 -2, ये -2 आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 3 - 4 इक्वल्स टू -1, और 1/-1 वो -1 ही रहता है। आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, वही हम मेथड फॉलो करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये आ जाएगा 1 इंटू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब प्लस होता तो हमारे लिए बड़ा इजी था, हम इसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, 1 हो जाता। अब ये देखें cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये हमारे पास हम 10th चैप्टर में पढ़ते हैं, cos 2x की वैल्यू है। cos 2x इक्वल्स टू किसके होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के। क्लियर स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक। इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक को डायरेक्टली समझने के लिए आप सिर्फ ये याद रखें कि मेन डायगोनल कोई सा भी हो सकता है, जबकि जो बाकी एलिमेंट्स हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिख लेता हूँ F G B C, ये मैंने मेन डायगोनल ले लिया, जो मर्ज़ी हो, बाकी डायगोनल जो हैं, बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे। इसको मैं H कह लेता हूँ, तो यहाँ पे भी हम H कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मेन डायगोनल जो मर्ज़ी हो, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं आमने सामने वाले, वो क्या होंगे, सेम होंगे। उसे हम क्या कहेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप डायरेक्टली किसी भी मैट्रिक्स को देख के पहचान सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जी। नंबर 1, इफ़ A and B are symmetric, and AB equals to BA, मतलब उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता हो, then AB is also symmetric। तो ए बी जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट है जी, इफ ए इज सिमेट्रिक देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट है जी, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है जी, अगर ए का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आ जाता है -a के, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल में आपको मेन डायगोनल 0 होना चाहिए, 3 -7 -3 0 8 7 -8 0। स्क्यू सिमेट्रिक में मेन डायगोनल आपका जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और बाकी की जो एंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होनी चाहिए। बाकी की जो एंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हों, तो हम कहेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट है जी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर हम ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज लें और वो अगेन ए के ही इक्वल आ जाए, ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज लें और वो अगेन ए के ही इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन डायगोनल है वो ए बी रियल, हमारे पास वो रियल नंबर हो,
इसी तरह से जो सेकेंडरी डायगोनल है ए प्लस सी प्लस डी एटा, वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होना चाहिए। मेन डायगोनल है वो क्या है, रियल होना चाहिए, और जो सेकेंडरी डायगोनल है वो एक दूसरे का क्या हो, कॉन्जुगेट होगा। तो हम कहेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, हार्मेशन मैट्रिक्स है। इसी तरह से स्क्यू हार्मेशन, स्क्यू हार्मेशन, अगर ए ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए के, तो हम कहेंगे हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू हार्मेशन है। और इसकी एग्जांपल, इसमें अब दो तरह के हैं मेन डायगोनल, या तो सारे का सारा ज़ीरो हो या फिर प्योर इमेजिनरी हो। ए प्लस बी एटा, सी माइनस डी एटा, माइनस ए प्लस बी एटा, ज़ीरो, ई माइनस एफ एटा, सी माइनस डी एटा, नेक्स्ट है जी माइनस ई माइनस एफ एटा एंड ज़ीरो। मेन डायगोनल सारे का सारा क्या हो, ज़ीरो हो। यहाँ पे देखिए मेन डायगोनल सारे का सारा ज़ीरो है। बाकी जो एंट्रीज़ हैं उनका जो रियल पार्ट है वो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हो। यहाँ पे देखें इसका जो रियल पार्ट है वो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इसका जो रियल पार्ट है वो एक दूसरे का क्या हो, एडिटिव इन्वर्स हो। अगर मैं इनका इमेजिनरी पार्ट ख़त्म कर दूं तो ये अगेन क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही बन जाएगा। इसी तरह से जो मेन डायगोनल है वो या तो सारे का सारा ज़ीरो हो या फिर प्योर इमेजिनरी हो, तब भी ये बात ट्रू होगी। एयोटा 3 प्लस 7 एयोटा माइनस 3 प्लस 7 एयोटा 2 एयोटा, अब भी ये क्या है, ये स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स है। मेन डायगोनल जो है ये यहाँ पे क्या है, प्योर इमेजिनरी है, जबकि सेकेंडरी डायगोनल में रियल पार्ट एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट स्टूडेंट, एचलन एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म। एचलन एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि वो आपसे कहेगा कि इसको कन्वर्ट करें एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म के, आपको पता है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल आपको पहचान के तौर पे आ सकता है कि बताएं ये एचलन फॉर्म है या नहीं है। 0 1 3 5 0 0 1 2 0 0 0 1। अब ये किस में है, ये एचलन फॉर्म में है। पहली एंट्री 1 होनी चाहिए हर रो की। देखें हर रो की पहली एंट्री 1 है। हर रो में पहली रो से एक ज़ीरो या उससे ज़्यादा ज़ीरो होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है एक ही हो, दो भी ज़ीरो हो सकते हैं। यहाँ पे ये सारे का सारा ज़ीरो भी हो सकता है। अब भी ये किस में है, एचलन फॉर्म में ही है। इसको हम लीडिंग एलिमेंट कहते हैं। अगर लीडिंग एलिमेंट के ऊपर भी ज़ीरो हो जाए, फ़र्ज़ करें इसी को अगर मैं चेंज करूँ 0 1 3 के ऊपर नीचे इसके लीडिंग एलिमेंट है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। 5 0 0 1 2 0 0 0 0। अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, लीडिंग एंट्री के ऊपर भी ज़ीरो हो नीचे भी ज़ीरो हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फ़र्ज़ करें जी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास क्या है, रिड्यूस एचलन फॉर्म है। जबकि आइडेंटिटी एलिमेंट भी हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, लेकिन ये क्या है हमारे पास रिड्यूस एचलन फॉर्म में है। इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं रिड्यूस एचलन फॉर्म की। 1 0 0 3 0 1 0 5 0 0 1 3, ये भी हमारे पास किस में है, रिड्यूस एचलन फॉर्म में है। जस्ट आपने देख के उसको ऑब्जर्व करना है कि आपका मैट्रिक्स जो है वो किस में दिया गया है। नेक्स्ट है जी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन रिड्यूस एचलन फॉर्म, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन रिड्यूस एचलन फॉर्म
is called the rank of the matrix. अब नंबर ऑफ रोज, नॉन ज़ीरो रोज़ कैसे आएंगी? अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, किसी भी तरह का मैट्रिक्स है, तो सिंपली पहली रो को परफॉर्म करने के बाद, यानी कि पहला एलिमेंट हमारा क्या होता है, 1 होता है, उसके नीचे 0 प्रोड्यूस करने के बाद, जैसे ही आप उसमें 0 प्रोड्यूस करते हैं, आपको क्लियर हो जाता है कि इसका रैंक क्या होगा। कैसे क्लियर होगा? अगर सेकंड, थर्ड या फोर्थ रो ये एक दूसरे का मल्टीपल हों, मल्टीपल आपको पता है क्या होते हैं, अगर ये एक दूसरे का मल्टीपल हों तो उसका रैंक, अब फर्ज करें ये 3 है, ये 4 रोज होती हैं और सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो एक दूसरे का मल्टीपल होती तो इसका रैंक 2 होता, क्योंकि बाकी की जो मल्टीपल रोज हैं वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी। जो बाकी की मल्टीपल रोज होंगी वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी। अगर वो सेकंड रो, थर्ड रो या फोर्थ रो एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है तो फिर वो 0 नहीं होंगी। ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो इसका रैंक क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉन ज़ीरो रोज कितनी हैं, 1 2 3 हैं। अब फर्ज करें सेकंड रो और थर्ड रो आपस में मल्टीपल नहीं हैं तो रैंक क्या होगा, 3 होगा। अगर वो मल्टीपल हैं तो रैंक क्या होगा, 2 होगा। पहली रो को ही सॉल्व करते साथ ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका रैंक क्या होगा। नेक्स्ट है जी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैं एक डायग्राम के ज़रिए आपको सॉल्व करवाता हूँ। आप अपने पेज को टिल्ट कर लें, इस तरह से अपने पेज को बना लें ताकि ये डायग्राम हम बना सकें। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू k1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू k2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू k3। ये हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब हमारे पास दो तरह की लीनियर इक्वेशंस होती हैं, कौन कौन सी, उनको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इफ़ k1 इक्वल है k2 के, इक्वल है k3 के, और ये सारे के सारे ज़ीरो हैं, k1 भी ज़ीरो, k2 भी ज़ीरो, k3 भी ज़ीरो, देन हम कहेंगे कि हमारे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशंस। अब ये सारे के सारे आपके MCQ सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपको कोई भी सिस्टम दिया गया हो, आपने सबसे पहले किसको चेक करना है, k1 k2 k3 को। अगर ये सारे के सारे ज़ीरो हैं तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है। एंड इफ़ k1 k2 एंड k3 ऑल आर नॉट ज़ीरो, सारे के सारे ज़ीरो ना हो, कोई एक नॉन ज़ीरो भी हो, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास अब जो सिस्टम है वो नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। होमोजीनियस सॉल्यूशन में, होमोजीनियस इक्वेशन में हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब हमें कैसे पता लगेगा, हमें तो इक्वेशंस दी गई होंगी, हम पहला तो पता लग गया कि k1 k2 k3 हमने चेक किया, हमने उसको देखा, हमें पता लग गया कि ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। अब उसके सॉल्यूशन की तरफ अगर हम आते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, हम उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो तो सॉल्यूशन ट्रिवियल होगा, और इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो तो सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x भी ज़ीरो, y भी ज़ीरो एंड z भी ज़ीरो, x भी ज़ीरो, y भी ज़ीरो एंड z भी ज़ीरो। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे।
इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। क्लियर, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। अब हम बात करते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पे। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में दो तरह के सिस्टम होते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट में हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन से, एक हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है और एक हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। जबकि इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे देखें, हमें कैसे पता लगेगा, हमें ये तो पता लग गया कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, हमें ये भी पता लग गया कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में दो तरह के सिस्टम है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में हमें पता है कि यूनिक होता है सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि यूनिक को फॉलो करना है, हमारा सॉल्यूशन यूनिक होगा या नहीं। अगर ए का डिटर्मिनेंट जो है ये नॉट इक्वल्स टू 0 आए तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, और अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आए तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब नो सॉल्यूशन का कैसे पता लगेगा, अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ये दो बातें सेम हो गई हैं, तो इसका मतलब है हमें कुछ और भी चाहिए जो इनमें तफरीक कर सके। देखें, अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए, अभी हमने रैंक पढ़ा है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल होगा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, और ये इक्वल होगा वेरिएबल इन्वॉल्व के। रैंक ऑफ ए, यहाँ पे पेज नंबर 128 पे आपको 3 एग्जाम्पल दी गई हैं, तीनों बारी बारी इन चीज़ों को आपको दिखाएंगी। आप पेज नंबर 128 ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स का रैंक इक्वल है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक लिख रहा हूँ 1 0 3 5 0 1 0 2 0 0 1 7। ये आपको समझाने के लिए है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का रैंक क्या है 3। ये हमारे पास अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, अब इसका रैंक क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ये भी 3 है, और इसमें वेरिएबल कितने इन्वॉल्व होंगे, 3 इक्वेशन हैं तो 3 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। तो अब क्या कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। इसी तरह से अब हम बात करते हैं इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन में। अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल हो जाए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, बट लेस देन हो वेरिएबल इन्वॉल्व के, उसमें जितने भी वेरिएबल हैं उसमें से लेस देन हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं 0 कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 0 कर देता हूँ। अब रैंक ऑफ ए क्या है 2, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है 2, लेकिन लेस देन है, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। तो अब हमारे पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। एंड लास्ट इनकंसिस्टेंट के लिए, इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब है कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इसको दोबारा देख लें, रैंक ऑफ ए क्या है 2 और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है 3। अब हमारा जो रैंक है वो इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इस सूरत में इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जी स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम क्रैमर रूल के ज़रिए भी सॉल्व करते हैं।
क्रैमर रूल में आपको अगर क्वेश्चन दिए गए हों, फर्ज करें क्वेश्चन दी गई हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3 और हमें x, y और z फाइंड करना है। तो ये सबसे इजी है। आप क्या करेंगे, x फाइंड करने के लिए d1, d2, d3 डिटर्मिनेंट में पहले d1, d2 इक्वल के बाद जो है हमारे पास कांस्टेंट जो हैं उनको लिखेंगे। a1, a2, a3 नहीं लिखेंगे, जबकि b1, b2, b3, c1, c2, c3 इसका डिटर्मिनेंट एंड डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, x फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें y फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, a1, a2, a3। अब b1, b2, b3 की जगह पे क्या लिखेंगे, d1, d2, d3, c1, c2, c3 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। और अगर हमें z फाइंड करना है तो आप जानते हैं d1, d2, d3 किसकी जगह पे आ जाएगा, c1, c2, c3 की जगह पे, और हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो z फाइंड हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा this system x plus y plus z equals to 0, 2x plus y minus lambda z equals to 0, x plus 2y minus 2z equals to 0 has non-trivial solution, non-trivial solution। अल्फ़ा ऑप्शन है 5, बीटा ऑप्शन है -5, चार्ली ऑप्शन है 10 एंड डेल्टा ऑप्शन है 0। अब उसने क्या कहा है जी, नॉन ट्रिवियल है क्योंकि इक्वल टू 0 है, k1, k2, k3 0 है, तो होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन में दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, कौन सा, ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल सॉल्यूशन में ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, जबकि नॉन ट्रिवियल में ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है। तो x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, अगेन x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट -2, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 0 के, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखें जी, वही हम फॉलो करेंगे, 1 इंटू रो कॉलम -2 + 2 लैम्डा, ऐसा ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, -1 सेकंड, ये हमारे पास हो जाएगा जी -4 + लैम्डा एंड +1 इंटू 4 - 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, -2 + 2 लैम्डा माइनस +4 हो जाएगा माइनस लैम्डा एंड +3 इक्वल्स टू 0, +2 तो ये लैम्डा बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, ये 3 हो जाएगा, +5 इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा इक्वल्स टू -5। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास इक्वेशंस एक दूसरे का मल्टीपल हों, अगर हमारे पास इक्वेशंस एक दूसरे का मल्टीपल हों तो उनके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को आपने पढ़ के आना है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम उसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको जो बातें समझ नहीं आती, जो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आते, वो अपने अपने पास राइट डाउन रखने हैं, ताकि कल जब हम लेक्चर नंबर 4 और 5 को डिस्कस करें, चैप्टर नंबर 4 और 5 को, तो उसमें आप वो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो सकें। क्लियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।